नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देवास में सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने 11 महीने पहले युवती की हत्या कर फ्रिज में बंद कर दी थी लाश। घर से बदबू आने पर हुआ खुलासा। टीकमगढ़ में आबकारी अधिकारी पर हमला। उप निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर शराब माफिया फरार। हमले में उप निरीक्षक और कई कर्मचारी हुए घायल। इंदौर में बीजेपी पार्षद के बेटे से बदसलूकी मामले में एक्शन। मुख्य आरोपी दीपक जोरिया समेत 2 लोग गिरफ्तार। घर में घुसकर किया था गलत व्यवहार। विरोध में निकाली जाएगी जन आक्रोश रैली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़वानी दौरा। 2491 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। सेंधवा और निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। बीजेपी निकालेगी संविधान गौरव यात्रा। आज से 26 जनवरी तक निकाली जाएगी यात्रा। मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे शामिल। पीएम मोदी के संविधान पर दिए भाषण को आम जनता तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। महाकुंभ के लिए आज से पहली उड़ान। इंदौर से प्रयागराज के लिए शुरू होगी फ्लाइट। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए अलायंस एयर ने 1 सप्ताह पहले की थी घोषणा। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में सबसे पहले खबर इंदौर की, जहां पर एक युवती ने एक डॉक्टर के साथ धोखाधड़ी की है। छोटी मोटी नहीं, करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। दरअसल फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई और फेसबुक के जरिए निवेश का झांसा देकर रुपए ऐंठे गए हैं। प्रॉफिट के लालच में फेक ट्रेडिंग ऐप में 3 करोड़ रुपए डॉक्टर ने गंवाए हैं। लिंक भेजकर डॉक्टर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस युवती ने किया। 64 बार ट्रांजैक्शन कर डॉक्टर से पैसा भी जमा करवाया। डॉक्टर ने आरोपी के खाते में 3 करोड़ रुपए जमा कराए थे। नेशनल साइबर हेल्पलाइन पर डॉक्टर ने अब शिकायत दर्ज करवाई है। क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर दिया है। फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, लगातार ठगी और धोखाधड़ी की घटना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब जागरूक लोग भी इसके फेर में आने लगे हैं। कहीं शिक्षक, कहीं वकील, कहीं किसी और को बनाया जा रहा है निशाना, और अब तो एक डॉक्टर को भी के साथ भी धोखाधड़ी, और वो भी 3 करोड़ रुपए की। बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले से डिजिटल अरेस्ट के मामले जो है वो पड़े हुए थे, जिसे लेकर के लोगों में जागरूकता हुई थी। लेकिन अब लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं जिसमें कि शेयर ट्रेडिंग जो है, फर्जी ट्रेडिंग करा करके ठगी की वारदात को जो है अंजाम दिया जा रहा है। और इसी तरह की घटनाएं जो है अब लगातार सामने आ रही है। फेसबुक पर युवती ने निवेश का झांसा देकर शहर के एक डॉक्टर को 3 करोड़ की इसमें चपत लगाई है। महिला की बातों में आकर के डॉक्टर ने पहले भेजे गए वेब एड्रेस पर क्लिक किया और निजी और बैंक संबंधित जानकारी रजिस्टर करवा करके उन्होंने उसमें निवेश करना शुरू किया। शुरुआती दौर पर उन्हें निवेश भी बताया गया और जब उन्होंने लाभ की राशि निकाली तो वो राशि निकल भी गई। लेकिन धीरे धीरे ये राशि जो है निवेश की बढ़ती गई और जब उन्होंने निवेश कर दिया तो उसके बाद उन्हें जब उसका प्रॉफिट दिखाया गया तो उसे निकालने के लिए उनसे टैक्स भी जमा कराया गया। और टैक्स जमा कराने के साथ साथ उन्हें यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में अब आपको जो अपनी राशि है उसका एक बीमा कराना होगा। यदि आप बीमा नहीं कराते हैं तो जो राशि है वो भी डूब जाएगी। इस तरह से अलग अलग बातें बता करके लगभग 64 ट्रांजेक्शन जो है वो डॉक्टर से करवाए गए और इन ट्रांजेक्शन में लगभग 3 करोड़ रुपए जो है वो डॉक्टर ने फ्रेक ट्रेडिंग ऐप जो है उसमें गवा दी। जब डॉक्टर को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत जो है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल जो है उस पर दर्ज कराई है, जिसके बाद वहां से ये शिकायत जो इंदौर क्राइम ब्रांच को भेजी गई और अब क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर जो युवती है उसकी जांच शुरू कर दी है और जिन जिन खातों में पैसा गया है उसकी जांच अब क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, शेयर ट्रेडिंग जो है वो एक पढ़े लिखे लोग जो है उनके द्वारा किया जाता है, जो शुरुआत से ही इस तरह की चीजों
एनजीओ में सप्लाई रहते हैं, लेकिन फेसबुक के जरिए युवती ने डॉक्टर से पहचान बनाई और उसके बाद लिंक देकर के जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, उससे एक बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जागरूकता की कमी जो है वो अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं बची हुई है, जिसके कारण इस तरह की वारदातें जो है अब लगातार यहाँ पर निश्चित तौर पर अंशुल, एक तरफ जागरूकता का अभाव, दूसरी तरफ ज्यादा मुनाफे का जो लालच दिया जाता है उसके जाल में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो फंस जा रहे हैं और इसी वजह से लगातार ठगी और धोखाधड़ी की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही है। लगातार अंशुल हमारे साथ बने रहिएगा। तो इंदौर का एक ये मामला जहां करोड़ों की ठगी की गई, वहीं इंदौर से एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। इंदौर में बीजेपी पार्षद के बेटे से अभद्रता का एक मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी दीपक जोरिया समेत 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक जोरिया और नितिन अड़गले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर बेटे के साथ अभद्रता की गई थी और इस मामले में अब एक्शन लिया गया है। अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, अपडेट दीजिएगा इस खबर पर। जी बिल्कुल। अच्छा, आप बता दो कि 4 जनवरी को ये जो मामला है पूरा सामने आया था, जब बीजेपी पार्षद जो है कमलेश कालरा, उनके घर पर यह पूरा हमला किया गया था। लगभग कई हमलावरों के द्वारा उनके बेटे के साथ अभद्रता भी की गई थी, जिसमें उनका नग्न वीडियो जो है वो बनाया गया था। अब इसे लेकर के क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस जो है, जो इंदौर थाना पुलिस, वो कार्रवाई कर रही है और उनके द्वारा पहले 6 आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे और कल देर रात 2 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए, जिसमें नितिन अड़ागले और दीपक जेरिया जो है ये 2 आरोपी है। इसमें आरोप यह भी है कि दीपक जेरिया नामक जो आरोपी है उसी के द्वारा वो वीडियो बनाया गया था, जो कि बाद में अलग अलग स्थानों पर वायरल भी हुआ और उसी को लेकर के इतना हंगामा मचा था कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के जो है वो निर्देश दिए थे। हालांकि अभी भी कई आरोपी जो है इसमें फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जूनी इंदौर थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही जूनी इंदौर थाना पुलिस अभी तक यह भी पता नहीं लगा पाई है कि इन आरोपियों को किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, किसके द्वारा बोला गया था कि पार्षद के घर पे जाकर हमला करें और वहां पर इस तरह की हरकत करें। साथ ही इस पूरे मामले में अब यह भी देखा जा रहा है कि जो फरार आरोपी हैं उनको किस तरह से पुलिस गिरफ्तार कर रही है। हालांकि जो पहले के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया और अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे अन्य आरोपियों को लेकर भी पूछताछ जो है वह की जा रही है। और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये जो हमला करने वाले आरोपी थे इसमें से कुछ निगम कर्मी भी थे या निगम में कार्यरत कर्मचारी भी थे। इसके बारे में भी पुलिस जो है वह पूरी जांच कर रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है इस मामले में, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों की वजह से आरोपियों ने इस तरह की हरकत की और अभद्रता की थी घर में घुसकर। हालांकि 2 और आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है और 2 आरोपियों से पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। और अब आपको देवास से एक सनसनीखेज वारदात की खबर बताते हैं। देवास के वृंदावन धाम कॉलोनी में 11 महीने तक फ्रिज में एक शव पड़ा रहा और लोगों को कानों कान खबर नहीं लगी। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करना कबूल भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मकान में एक युवक और युवती लंबे समय से रह रहे थे। दोनों इस घर में लिव इन रिलेशनशिप में थे। जब युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाया तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। शव को फ्रिज में रख दिया, ताला लगा दिया और 11 महीने तक यहां वहां घूमता रहा। इसके बाद आरोपी और उसका दोस्त फरार हो गए। 11 महीने तक शव फ्रिज में ही पड़ा रहा। पड़ोसी ने घर से जब बदबू आने की शिकायत पुलिस से की, तब पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद जब जांच की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। वहीं आरोपी के दोस्त को राजस्थान के जेल में बंद होना बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 11 महीने तक एक लाश फ्रिज में पड़ी रही और अगल बगल के लोगों को, ना ही मकान मालिक को इसकी कानों कान खबर लगी। वहीं आरोपी इस बीच फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई, उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है। मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी जिसका नाम विनोद दवे है, दोनों ने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोटकर हत्या की। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनीश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनीश, सबसे बड़ी बात यह कि 11 महीने तक के एक शव एक घर में रखा रहा, लेकिन लोगों को इसकी खबर नहीं लगी। जी बिल्कुल, ये जो एक सनसनीखेज घटनाक्रम है, इसमें बड़ा चौंकाने वाला मामला यही है कि किस तरह से शातिर जो अपराधी है उसने इस घटना को अंजाम दिया। जैसे कि 11 महीने से अधिक समय लगभग इसमें बताया जा रहा है कि तो मृतिका है उसको
उसकी हत्या के बाद में उसको उस कमरे के अंदर और फ्रिज के अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी सहित किसी को पता नहीं पड़ा कि इतना बड़ा घटनाक्रम यहाँ हो चुका है और इतना बड़ा हत्या का मामला यहाँ पर शातिर अपराधियों द्वारा किया गया है। जैसे कि वो फ्रिज जब बंद हुआ और फ्रिज के बंद होने के बाद में जब बदबू आई और उसके बाद जो शिकायत हुई उससे ये जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई घटनाक्रम हो सकता है, और उसके बाद ही पुलिस ने यहाँ पर जब जांच की तो पाया गया कि यहाँ पर एक बॉडी मिली है, और उसके बाद ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिल सकी। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में जिस तरीके से मोनिश, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि 11 महीने तक जब ये शव फ्रिज में रखा हुआ था तो क्या 11 महीने से ये घर बंद पड़ा हुआ था या फिर आरोपी यहाँ पर रह रहा था लाश को फ्रिज में रखने के बाद भी? देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने जानकारी दी है और जो पाया गया है उसमें शातिर तरीके से जो अपराधी है उसने पूरे घटना को अंजाम दिया है। वो कई बार बीच बीच में वहां आता था, ताला खोलता था, कुछ सामान निकालता था, अड़ोसी पड़ोसी को ये एहसास दिलाता था कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, और जब उससे पूछा जाता था कि बहुत समय से पिंकी, जो कि अब नहीं है, वो कहाँ है, तो वो कहता था कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका गुजरात में इलाज चल रहा है, वो बड़ी परेशानी में है, मैं किसी तरह से उसको मैनेज कर रहा हूँ। तो मतलब अड़ोसी पड़ोसी को ये जानकारी दी जाती थी कि वो उसका कोई उपचार चल रहा है, वो बीमार है और गुजरात में उसका इलाज चल रहा है, और वो यहाँ पर केवल देखरेख के लिए आता है और वो उसी का वहीं पे ध्यान रख रहा है। तो अड़ोसी पड़ोसी की जानकारी से ये पाया गया कि पिंकी की कोई गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। तो इस बीच में अड़ोसी पड़ोसी को बस यही रहता था कि ये आता है केवल देखरेख करने के लिए, और जो पिंकी है उसका इलाज। मोनिश, क्या जो युवती है, जो मृतका है, क्या उसके परिजनों ने कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की जिससे इस राज का खुलासा हो पाता? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक पुलिस भी इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि जो मृतिका है उसके परिजन अभी तक संपर्क में आए या नहीं आए, और उस कितने 11 महीने के समय में क्या मृतिका के परिजन ने संपर्क किया नहीं गया। पुलिस का ऐसा कहना है कि चूंकि ये लिविंग रिलेशन में पिछले 6 साल से रह रही थी और जो आरोपी है वो लगातार इससे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा था, और उस दूरी बनाने के प्रयास में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि जो आरोपी है उसका भी एक परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी सहित उसकी माँ भी उसके गृह स्थान उज्जैन में रहता है, और उसी परिवार से वो दूरी होने की वजह से इस जो प्रेमिका है इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था, और जब वो नहीं मानी तो इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। अब ऐसे में पुलिस का ये प्रयास भी जारी है कि किसी तरह से जो मृतिका है उसके परिवार को खोजा जाए, पता लगाया जाए कि वो किस तरह से उसके परिवार से दूर आकर के उसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी, एक शादी के नए संबंध में जाना चाह रही थी। मोनिश, एक बेहद सनसनीखेज वारदात और बहुत ही शातिराना तरीके से इसे अंजाम दिया गया। बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर क्या मृतका के परिजनों ने कभी भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? अगर मृतका कहीं काम करती थी तो क्या उसके ऑफिस की तरफ से कभी कोई कॉल नहीं आया? ये वो तमाम वो बिंदु जिस पर आप पुलिस जांच करेगी। लगातार नजर बनाकर रखिएगा इस घटना पर। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद सनसनीखेज ये वारदात जहां पर 11 महीने तक हत्या करने के बाद एक शव को फ्रिज में रखा गया। लगातार आरोपी उस घर में आता जाता रहा जिससे किसी को भी शक ना हो, लेकिन आखिरकार फ्रिज बंद होने के बाद बदबू की वजह से लोग परेशान हुए और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद इस पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ। और अब खबर आपको टीकमगढ़ से बता दें, जहां पर आबकारी अधिकारी पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं ने हमला किया है। उप निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर भी बदमाश छीनकर फरार हो गए हैं। हमले में उप निरीक्षक घायल हैं, कई कर्मचारियों के घायल होने की बात सामने आ रही है। आबकारी टीम ने फिलहाल दिगौड़ा थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो शराब माफिया का एक और हमला, किस तरह से बेखौफ माफिया यहां पर है आप समझ सकते हैं इस खबर से। उप निरीक्षक की सर्विस रिवॉल्वर भी ये माफिया छीनकर यहां से फरार हुआ है। हमले में उप निरीक्षक और कई कर्मचारियों के घायल होने की सूचना सामने आई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम ने घोषणा की है। आपको बता दें कि एमपीपीएससी के पिछले 3 साल के पद 2025 में भरे जाने की बात उन्होंने कही है। प्रदेश में बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा। 3 अलग अलग परीक्षाएं होंगी। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ तैयारियां कर रहे हैं एमपीपीएससी की, उनके लिए खासतौर पर खबर है। एमपीपीएससी के पिछले 3 साल के पद 2025 में भरे जाएंगे। प्रदेश में बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना। इसके साथ ही 3 अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अपने सभी प्रकार के विज्ञापनों में जितनी हमारी बैकलॉग की भर्ती हम उसको भी भरने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अपने पीएससी के भी 3 साल के जो अलग अलग प्रकार के हर साल की पद हैं, उन पदों को भी हम पीएससी में एक ही साल में पिछले 3 साल की पद की भर्ती के लिए भी 3 अलग अलग परीक्षा कराने का निर्णय भी हमने किया है। इधर मध्य प्रदेश में आज सेंधवा और निवाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव परियोजनाओं का भूमि पूजन आज करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2491 करोड़ की लागत से निर्मित दोनों परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो जाएगा। 58.463 करोड़ रुपए की लागत के 19 कार्यों का आज लोकार्पण भी मोहन यादव करेंगे। सेंधवा कृषि उपज मंडी परिसर में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तहसील पाटी के 29 ग्राम, बड़वानी के 26 ग्राम और निवाली के 32 ग्रामों के कृषक इन परियोजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होंगे। तो कई कार्यक्रम आज यहाँ होने हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात आज मोहन सरकार देने जा रही है। आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो आज से इंदौर से पहली उड़ान शुरू हो रही है। शनिवार को इंदौर से प्रयागराज की पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। सोमवार को प्रयागराज से इंदौर वापस फ्लाइट आएगी। अलायंस एयर ने 1 सप्ताह पहले ही उड़ान की घोषणा की थी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में फ्लाइट्स बुक भी करवा रहे हैं। तो अगर आप भी महाकुंभ में भाग लेना चाहते हैं, महाकुंभ जाना चाहते हैं, प्रयागराज जाना चाहते हैं, तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि महाकुंभ के लिए विशेष तौर पर इंदौर से प्रयागराज के लिए एक फ्लाइट है जो हर शनिवार को उड़ान भरेगी और सोमवार को वहां से वापस लौटेगी। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष पर बेहद भव्य और विशाल तरीके से आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में आज से 13 जनवरी तक श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। 3 दिनों तक रामनगरी में जगह जगह पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ श्री रामलला के विशेष पूजा समारोह का शुभारंभ करेंगे और इसके लिए सीएम योगी 11 जनवरी की सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 10 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला का अभिषेक और पूजन अर्चन होगा और उसके बाद 2 बजे मंदिर के पास अंगद टीला पर एक जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। तो अयोध्या धाम सजकर पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे और इसके साथ ही इस भव्य कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा और कुछ ही देर के बाद इसका आगाज होगा। आपको बता दें कि वर्षगांठ समारोह में और क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर डिटेल जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक इस वक्त जुड़ रहे हैं। अपूर्व, आपने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस वक्त भी तमाम तस्वीरें पूरे देश के साथ साझा की थी और अब प्रथम वर्षगांठ की भी तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम है आज, डिटेल जानकारी दीजिएगा IBC 24 के दर्शकों को। देखिए रचना, जिस तरीके से रामलला का जो प्रतिष्ठा द्विदशी का ये समारोह का कार्यक्रम आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो 500 वर्षों का जो सपना था वो साकार हुआ और रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। उसके बाद ये समय 1 साल बाद फिर आया, जब प्रतिष्ठा द्विदशी के ये समारोह के मौके पर आज फिर रामलला के जो अनन्य भक्त हैं वो इकट्ठा हुए हैं राम मंदिर में और रामलला का दर्शन पूरा। हालांकि अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो 8 बजे से ही रामलला का जो है आज पूजा पाठ विधि थी वो शुरू हो चुकी है। जो उनका जो है अभिषेक होना था वो शुरू हो चुका है। अब ये अभिषेक 8 बजे से और 10 बजे तक अनवरत जारी रहेगा। जो काशी से आए हुए विद्वान हैं और अयोध्या के जो विद्वान है वो सभी इस समय रामलला के परिसर के अंदर है और रामलला के गर्भगृह में है और रामलला के प्रतिष्ठा द्विदशी कार्यक्रम के समारोह के मौके पर आए हुए हैं और वही रामलला के जो है पूजन विधि है उसको संपन्न करा रहे हैं और ये 8 बजे से 10 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और 10:30 बजे रामलला के परिसर में जाएंगे और इस जो पूरा पूजा अर्चन है उसमें कार्यक्रम में भाग लेंगे। हालांकि ये जो
पूजा विधि है या जो काशी के विद्वान हैं, अयोध्या के कुछ साधु संत हैं, इनके द्वारा किया जाएगा। हालांकि काफ़ी सारे जो अयोध्या से साधु संतगण है, काशी के साधु संतगण, यदि अगर कुल मिलाकर कहें तो अयोध्या से लेकर और पूरे प्रदेश के जितने साधु संत हैं, गणमान्य, उनको आमंत्रित किया गया है और अयोध्या इस प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के मौके पर बुलाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे अयोध्या तो 10 बजे के से और 12 बजे के बीच जो पूजन अर्चन होना है वो होगा रामलला का। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के समय जब 12:20 पे भगवान श्री राम लला का भव्य आरती हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसी समय पे 12:20 पर भव्य आरती की जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के साथ जो 56 प्रकार का रामलला को भोग लगाया जाएगा वह प्रसाद ग्रहण करेंगे और साधु संतों से वार्ता करेंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बजे से 2:30 बजे के करीब में वहाँ से निकलेंगे और बगल में ही राम मंदिर से सटा हुआ टीला है, हालांकि राम जन्मभूमि परिसर से थोड़ा सा बाहर है, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रतिष्ठा द्विदशी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से कहीं ना कहीं नई सौगात भी दे सकते हैं, क्योंकि रामलला का ऐसा भव्य और दिव्य उत्सव वह 1 साल बाद फिर आया है, तो कहीं ना कहीं ये उत्सुकता राम भक्तों के मन में दिखाई दे रही है। जी रचना, निश्चित तौर पर, और इंतजार सभी को है जब अंगद टीला से योगी आदित्यनाथ पूरे देश को संबोधित करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्व, क्योंकि 100 घंटे का ये महा कवरेज है। कोशिश यही रहेगी कि IBC 24 के दर्शकों को अयोध्या नगरी की हर अलौकिक तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहे। बढ़ते हैं आगे, उज्जैन से खबर आपको बता दी, जहां पर ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों ने मारपीट की है। शासकीय वाहन में तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया है। गुराड़िया बीच में मवेशी चराने की बात को लेकर, मामूली सी बात को लेकर विवाद उपजा और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर स्थिति उपजी देखिए। मवेशी चराने से रोकने पर यह पूरा विवाद हुआ, किस तरह से यहाँ पर मारपीट की गई है। इंद्रेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रेश, पूरा मामला समझाइएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि घटना ये जो है माकड़ोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहाँ पे वन विभाग की जो टीम है वो उस क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीणों को इस बात के लिए मना कर रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने जहाँ पे मतलब पौधे रोपे हैं और वहीं उन्हीं क्षेत्र में जो है आवारा मवेशियों को वो चरा रहे थे। तो इस चीज को मवेशियों को चराने से वन अधिकारियों ने रोका, वन कर्मचारियों ने रोका, तो ग्रामीणों ने मिलकर उनके साथ में पहले तो अभद्रता करी और जब नहीं समझे तो उन्होंने सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने डंडे और लोहे के सरिये से वन कर्मियों के साथ मारपीट करी। घटना की जानकारी लगते ही तुरंत SDM वगैरह और जो अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद में जो है माकड़ोन थाना क्षेत्र में ग्रामीणों के खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया गया है। और इसमें हम बता दें कि इसमें शासकीय कार्य में बाधा में प्रकरण दर्ज किया गया है और इसके साथ ही जो है इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसने झगड़ा किया है वह उप सरपंच भी रह चुका है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश। लेकिन एक गंभीर मुद्दा यह है कि शासकीय कर्मचारियों पर या सरकारी कर्मचारियों पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ऑन ड्यूटी हमले होते हैं, ये गंभीर विषय है जिसका कोई समाधान जरूर ढूंढना होगा। ये वीडियो भी सामने आया है उज्जैन में इस घटना का, जहां पर ग्रामीण मारपीट करते हुए, हमला करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। फिलहाल वनकर्मियों पर हमले के इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, एक्शन लगातार जारी है।